अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम के मोहन, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी ऑफ बलबन, जिसमें किस तरीके से एक राजा ने डूबते हुए राज्य को पूरा का पूरा इस्लाम या मुगल रूलर्स के लिए बचा कर रख लिया। अन्यथा नोबल्स की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरे रूल को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था, और असलियत में राजा होने के बाद भी राजा के पास वो शक्ति नहीं होती थी जिससे वो अपने साम्राज्य को बचाकर रख सके। पूरी की पूरी शक्ति जो होती थी नोबल्स के हाथ में थी, और वो नोबल्स जो थे एक तरीके से किंग मेकर बन गए थे और पूरी की पूरे रूल को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, जिसके अंदर किस राजा को हटाना है, किसको बिठाना है, ये सारा का सारा काम नोबल्स के हाथ में आ चुका था। तो जब नोबल्स के हाथ में आ चुका था, ऐसे में कोई भी राजा अपने आप को पावर में कैसे मान सकता है, जबकि सारी की सारी क्राउन की यानी कि ताज की पूरी शक्ति जो थी किसके हाथ में थी? नोबल्स के हाथ में थी। तो आज हम इसी स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे कि किस तरीके से बलबन ने पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर, पूरी की पूरे लाइफ टाइम पीरियड के अंदर 40 साल के साम्राज्य में 20 साल राजा के रूप में और 20 साल वाइस या डेप्यूटी के रूप में इसने निकाले, और किस तरीके से पूरे साम्राज्य को बचाकर रखा और नोबल रूल को पूरी तरीके से समाप्त करके क्राउन की शक्ति को दोबारा से बरकरार कर दिया। एक ऐसा राजा जिसे अपने बच्चों की मृत्यु पर भी रोने का एक तरीके से अधिकार नहीं था, वो अपने आप में ही इस तरीके से स्ट्रांग बन चुका था कि वो इमोशन नहीं दिखाता था जनता के सामने। तो आज उस रूलर की सारी स्टोरीज को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है 25 मिनट 30 मिनट का बन जाए, मेंटेन कीजिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी और आपके यूपीएससी एस्पेक्ट के अनुसार भी काफी से बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहली बात, जब हमारे पास स्टोरी की बात आती है तो पूरा नाम है घियासुद्दीन बलबन। कई लोग इसे गयासुद्दीन भी पढ़ते हैं, कई लोग इसे घियासुद्दीन पढ़ते हैं, बट हम पूरी स्टोरी में इसका नाम बलबन से ही पुकारेंगे। बाकी जगहों पर इस तरीके से इसका पूरा नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बारे में सबसे पहले एक बहुत बड़े राइटर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि एक ग्रेट वॉरियर था, रूलर था, स्टेट्समैन था, एक ऐसा बंदा था जिसने मुस्लिम साम्राज्य यानी कि एक इन्फेंट मुस्लिम स्टेट को जो लगभग डूब रहा था, या ये कहिए कि पूरी शक्ति जो थी हाथ से निकल रही थी, कमजोर स्टेट को कैसे उसने क्रिटिकल टाइम के अंदर मजबूत किया और अपनी एक ऐसी इमेज बना ली, ग्रेट फिगर बन गया मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का, कि आज लोग उसके नाम से दिल्ली सल्तनत के अंदर जानते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। तो इस पूरी स्टोरी के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, बायोग्राफी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। के मोहन मेरा नाम है, ऑब्वियसली यूपीएससी के बारे में, आपके बारे में डिस्कशन भी चलेगा। तो यहां पर शुरुआत करते हैं बलबन की स्टोरी। दोस्तों आराम से चाय कॉफी लेकर बैठिए, आराम से एंजॉय करते चलिएगा, ठीक है जी। सबसे पहली बात आती है बलबन के बारे में, जिसने भारत को रूल किया दिल्ली सल्तनत वाले सेक्शन में लगभग कब से कब तक? 1266 से लेकर 1287 तक के समय के अंदर ग्रेटेस्ट सुल्तानों में से सुल्तान रहा है मिडिवल हिस्ट्री का। जैसे इल्तुतमिश पावर में उठा था, जैसे इल्तुतमिश सुल्तान बना था, सेम उसी तरीके से बलबन भी उसी नक्शे कदम को फॉलो करते करते सुल्तान बना था। असलियत में दास वंश से, दास यानी गुलाम, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था और धीरे धीरे एक राजा बना। अर्ली करियर की बात करते हैं तो बलबन इल्तुतमिश की तरह ही टर्किश फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन इसे मंगोलों के द्वारा किडनैप करके बेच दिया गया। बेचने के बाद में इसे ख्वाजा जमालुद्दीन के द्वारा खरीदा गया और उसके बाद दोबारा इसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद इल्तुतमिश को यह पसंद आ गए, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके टैलेंट को देखकर इल्तुतमिश ने इन्हें खरीद लिया, और खरीदने के बाद इतनी ज्यादा इंप्रेस हुए कि इनकी इंटेलिजेंस और एबिलिटी को देखकर बलबन को अपने ही राज्य के अंदर 40 स्लेव्स का एक कॉर्प्स का हिस्सा बना दिया। 40
स्लेव्स का एक हिस्सा बना दिया, एक ऐसा सेक्शन बना दिया जहां पर उसकी भी बातों की वैल्यूज रखी जाएंगी और उसे ध्यान से सुना जाएगा, उसके पॉइंट्स को सीरियस लिया जाएगा। रजिया सुल्ताना का जब समय आया तो रजिया सुल्तान, जैसे कि आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि अपने भाइयों से ज्यादा बलवान, बुद्धिमान और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी राजा की गद्दी संभालने के लिए। इसीलिए रजिया सुल्ताना ने अपने ही भाइयों के खिलाफ रिवोल्ट करके गद्दी को हासिल किया। वो बात अलग है, बाद में बलबन ने ही इनका अपोज किया। शुरुआत में तो बलबन रजिया का काफी क्लोज कैंडिडेट था, क्लोज बंदा था, और आमिर शिकार के नाम से, लॉर्ड ऑफ हंट्स के नाम से प्रमोट किया गया था शुरुआती दिनों में। लेकिन बाद में बलबन ने नोबल्स का साथ दिया, नोबल्स के साथ हाथ मिलाया और रजिया सुल्ताना को थ्रोन से हटा दिया। और हटाने के बाद में, रजिया सुल्ताना को थ्रोन से हटाने के बाद में उन्हीं के भाई बहराम को गद्दी पर बिठा दिया। और बहराम को जब गद्दी पर बिठाया तो बहराम ने इन्हें जागीर ए रिवाड़ी और हंसी की सर्विसेज सौंप दी, यानी कि एक बहुत बड़ी पोस्ट सौंप दी बहराम शाह ने, क्योंकि बलबन मेन रोल था और बहराम जानता था कि जब तक बलबन नहीं आएगा अपने फेवर में तब तक रजिया को हटाना या अपोज करना या उसको गिराना लगभग इम्पॉसिबल था। इसीलिए बलबन को अपनी तरफ मिलाना जरूरी था। बाद में क्योंकि नोबल्स थे और नोबल्स के पास क्या होता था, इल्तुतमिश के काल में नोबल्स को पावर मेकर या किंग मेकर बना दिया गया था। राजा इतना कमजोर महसूस करने लग गया था कि नोबल ही सारा का सारा रूल देखते थे। तो नोबल्स क्या बन चुके थे, किंग मेकर बन चुके थे। किसी राजा को कब गिराना है, कब उठाना है, कब नए को बिठाना है, यह सब किसके हाथ में आ गया था, नोबल्स के हाथ में आ गया था। ग्रेट वॉरियर था बलबन। मंगोल इन्वेजन के अंदर बहराम शाह ने काफी बार इनको आगे किया और काफी बार इन्होंने स्ट्रांगली उन इन्वेजन्स को रोका। धीरे धीरे ये पावर के अंदर उठने लग गए। नासिरुद्दीन महमूद जो था वो दिल्ली के थ्रोन को संभाल रहा था। अब नासिरुद्दीन जो था, रिवार्ड मिला था उसे दिल्ली का सुल्तान की तरह, और बाद में इन्हें बड़े एडवाइजर की तरह बलबन को इन्होंने रख लिया। नासिरुद्दीन ने बलबन को एडवाइजर के रूप में रखा। धीरे धीरे बलबन की क्षमता, शक्ति बढ़ने लगी। बलबन ने नासिरुद्दीन से अपनी डॉटर की शादी करवाई और शादी कराने के बाद और इंपॉर्टेंट पोस्ट पर आकर बैठ गया। एक तरीके से स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट बन गया। पहले मंगोलों का अपोज करता रहा। मंगोलों के अपोज के बाद में नासिरुद्दीन महमूद के कंट्रोल या क्लोज आने के लिए अपनी बेटी से विवाह करा दिया, क्योंकि एक वीकर राजा था और बेटी से विवाह कराने के बाद बलबन की और स्ट्रॉन्गर पोजीशन हो गई। स्ट्रॉन्गर की पोजीशन होने के बाद अब जाहिर सी बात है सुल्तान के लिए सबसे ज्यादा लॉयल और डिवोशन पे करने वाला एक ही बंदा था और वो था बलबन। बलबन को बाद में उलूग खान का टाइटल मिला और बाद में इन्हें नायब ए मामलिकत या ये कहिए डेप्यूटी सुल्तान बना दिया। डेप्यूटी सुल्तान की पोस्ट पर लगभग 20 साल बलबन ने रूल किया। 20 साल रूल किया। इस बीच में क्योंकि नासिरुद्दीन एक वीक और इनकम्पिटेंट राजा था तो सारे स्टेट के अफेयर्स जो होते थे वो केवल बलबन ही देखता था। इस बीच में जब आपकी जो सुल्तान था कमजोर होता जा रहा था, बलबन की पावर जो थी लगभग तेजी से बढ़ती जा रही थी और जो सुल्तान था उसे पता था कि वो अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता पूरे रूल को, इसलिए लगभग सारी पावर्स उसने बलबन को दे दी। अब बलबन को जैसे ही पावर्स मिली, बलबन की पावर और पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब बलबन को पता था क्योंकि नोबल्स गेम चेंजर होते हैं, तो बलबन को जब पता था नोबल्स गेम चेंजर होते हैं तो उसके दिमाग में सारी की सारी बातें थी। लेकिन इस दौरान उसने सारे रिबेलियंस को बुरी तरीके से ब्रूटली मरवाना शुरू कर दिया। सुल्तान को कुछ गलत फील होने लगा, कमजोरी फील होने लगी क्योंकि उसका कोई हायर नहीं था। दोस्तों अब रूल में क्या होता है, राजा मरेगा तो राजा का बेटा गद्दी पे बैठेगा, लेकिन राजा का अगर बेटा ना हो यानी कोई वारिस ही ना हो थ्रोन का तो कौन बैठेगा? जाहिर सी बात है उसका सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बैठेगा। इस विश्वसनीय व्यक्ति के अंदर बलबन से ज्यादा विश्वसनीय उसके रूल को चलाने वाला कोई और था ही नहीं। तो जो सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी
1266 में मृत्यु हो जाती है। लगभग 20 साल डेप्यूटी सुल्तान का रोल बलबन पहले प्ले कर चुका था। अब आता है 1246 से 1287 तक का, 1266 से 1287 तक का इसके पास क्या आ गया, पूरा का पूरा अधिकार मिल गया। अब ये पूरा सुल्तान डेप्यूटी से एग्जैक्ट सुल्तान बन गया। लेकिन अब बलबन को एक बात पता थी, बलबन को क्या पता था कि जब तक उसकी जो पूरा का पूरी पावर है उसके हाथ में नहीं आ जाती, तब तक नोबल्स जो हैं उसको एक पपेट यानी कठपुतली बनाकर रखेंगे। और पपेट बनाकर रखने के लिए, कठपुतली बनाकर रखने के लिए वो बलबन को कोई काम ही नहीं करने देंगे, क्योंकि हर चीज के अंदर जनता के आगे, प्रजा के आगे सबसे महत्वपूर्ण रोल तो नोबल्स का था। असलियत में राजा की शक्ति नहीं थी। इसीलिए बलबन के सामने सबसे पहली डिफिकल्टी थी कि अपने राज्य की पूरी पावर को अपने कंट्रोल में लेना और अपनी प्रेस्टीज जो है यानी क्राउन की ताकत, पूरे के पूरे तख्त-ओ-ताज की ताकत, हुकूमत अपने हाथ में ले लेना। क्योंकि इल्तुतमिश खुद एक कमजोर शासक था, इसीलिए उसने नोबल्स को पावर दी। अब नोबल्स की दोस्तों पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि नोबल्स अपने हिसाब से रूल चलाते थे। जो 40 जो नोबल्स का सेक्शन था या 40 थे, वो डिसलॉयल थे थ्रोन के लिए, और वो हमेशा कभी भी विरोध कर सकते थे, विद्रोह कर सकते थे, और ऐसा ही तो पहले भी किया हुआ था उन्होंने। तो ऐसी परिस्थिति में बलबन जानता था कि अगर नोबल से एक साथ भिड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, कि नोबल्स उसको डाउन कर देंगे, गिरा देंगे सरकार को। अब ऐसा क्या करे कि पूरी की पूरी ताकत उसके हाथ में आ जाए। क्यों? क्योंकि नोबल्स जो थे दोस्तों अपनी ताकत के नशे में इतने ज्यादा चूर थे कि वो घमंडी हो चुके थे, इतने जिद्दी हो चुके थे कि बलबन को पावर के रूप में, एक नोबल को पावर के रूप में देख पाना, स्वीकार कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो बरानी नाम के राइटर थे, उन्होंने कहा कि शक्ति खो जाने का डर सताने लगा दोनों को, नोबल्स को भी सताने लगा और राजा को भी सताने लगा। तो आपस में दोनों का भिड़ना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गया कि भाई ऑब्वियसली बात है, नोबल्स को क्या लगने लगा कि सारी की सारी शक्ति तो बलबन धीरे धीरे हथिया लेगा। अब बलबन अगर शक्ति हथिया लेगा तो नोबल्स के हाथ में नहीं रहेगा। दूसरी तरफ नोबल्स के अलावा बलबन जो था वो भी घबराया हुआ था। तो ऐसे में आपस में टकराव होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, नोबल्स के पास धीरे धीरे पैसा तो काफी इकट्ठा हो चुका था, जमीनें काफी इकट्ठी हो चुकी थी, जबकि राजा को सबकी पेमेंट करने के बाद राजा का जो ट्रेजर था वो खाली होने लग गया था। आर्मी जो थी राजा से ज्यादा किसके लिए ऑर्गेनाइज थी? आपके नोबल्स के लिए थी। तो ऐसे में जितनी बार मंगोलों का इन्वेजन हुआ या इंटरनल जितने भी रिबेलियंस हुए, वो बहुत ज्यादा रेगुलर इंटरवल्स पर लगातार थोड़े थोड़े टाइम पर खड़े होते थे, और राजा को उन्हें कुचलने के लिए, अपनी सेना को चलाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाने के लिए, फेस करने के लिए सबको पे करना कंपलसरी हो गया। तो ऐसे में राजा का खजाना होने लग गया था खाली। अब ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी राजा के सामने। अब राजा कहता है कि भाई डिफिकल्टीज है तो मुझे इन डिफिकल्टीज से निकलना है, और ये जो ट्रैप है पैसे का, शक्ति का और पपेट बनने का, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वो देखिए। धीरे धीरे इसने बहुत बुद्धिमानी करी। बुद्धिमानी क्या करी? उसने सबसे पहले अपने ताज की शक्ति को दोबारा से रिस्टोर करने का डिसीजन लिया। बलबन को लगा कि भाई ताज की शक्ति कैसे रिस्टोर होगी? एक तो तरीका यह कि जरूरत से ज्यादा जनता के लिए पोलाइट हो जाओ, लेकिन जनता के लिए पोलाइट हो गए तो पता चला मान सम्मान इज्जत कमाने में बहुत समय लग जाए, और लोग उसको माने या ना माने गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इल्तुतमिश इतना कमजोर था कि उसने सारी की सारी शक्ति जो थी नोबल्स को छोड़ दी थी। अब उसने डिसीजन लिया कि भाई इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ बनना पॉसिबल नहीं है। उसने क्या किया? तानाशाही, एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म, एक सिंपल सा रूल कि मेरी हां में हां करोगे तो जिंदा रहोगे, सिंपल सा रूल। एक ऐसा डेस्पोटिज्म तैयार कर दिया, एक ऐसा तख्त तैयार कर दिया जिसमें अब बाकी लोग खड़े हुए नजर आएंगे, अकेला किंग जो होगा सबसे पावरफुल यहां पर बैठा हुआ नजर आएगा। सारी जनता, सारे सोल्जर्स, नोबल्स उसके सामने सर झुकाएंगे। कुछ इस तरीके के नियम लाने का उसने डिसीजन ले लिया, और एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म लाने के लिए उसे काफी सारी चीजों में बदलाव किया।
काफी सारी चीजों में क्या उसने सबसे पहले देश की सिक्योरिटी बढ़ाने का डिसीजन लिया और उससे पहले अपनी सिक्योरिटी भी उसने बढ़ाई। उसने खुद को राजा नहीं भगवान का भेजा हुआ बंदा प्रूव किया। उसने खुद को क्या प्रूव किया कि वो एक भगवान का भेजा हुआ बंदा है। वो पॉलिसी फॉलो करना चाहता था किंगशिप की, और किंगशिप की पॉलिसी कैसे होगी कि वो जो रूल उसे मिला है भगवान के द्वारा मिला है, लोगों की मदद से नहीं मिला है। द रूल इज गिवन बाय द गॉड नॉट बाय द पीपल। तो जो उसका एक्शन होगा जाहिर सी बात है अच्छा होगा या बुरा होगा, उस रूलर को जवाब केवल भगवान को देना है, इंसान को नहीं देना है। तो जब उसने खुद को इक्विवेलेंट इस तरीके से प्रूव किया तो बलबन को धीरे धीरे उसकी मंशाएं जो थी लोगों को समझ में आने लग गई। बलबन शुरुआत में पहली थ्योरी किंगशिप की अटेन करता है कि भाई राजा होगा, डेस्पोटिज्म होगा। दूसरी चीज उसका एम्फेसिज्म था एक्सटर्नल डिग्निटी और प्रेस्टीज बनानी है राज्य के लिए, डिग्निटी बनाने के लिए। अब उसको क्या करना है, अब उसको कुछ चीजें मेंटेन करनी है। मेंटेन करने के लिए सबसे पहला उसने आम लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया, आम लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और एक कोर्ट बनाई ईरानियन मॉडल की, जिसके अंदर सारा का सारा कामकाज बहुत स्ट्रिक्ट मैनर के अंदर होगा। अपर कास्ट के अपर लेवल के लोगों को बिठाया गया, लोअर कास्ट के लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वो लोअर कास्ट के लोगों को कीड़े मकोड़े समझने लगा और अपर कास्ट यानी कि खुद को स्लेव था लेकिन फिर भी खुद को अपर फैमिली से बिलोंग करता हुआ शो करता था और हमेशा एक गैप मेंटेन करता था। उसने लोगों से अपनी रिस्पेक्ट बढ़वाने के लिए बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए कि भाई जो मैं करूंगा वो गॉड का डिसीजन है, उसे तुम्हें मानना पड़ेगा। उसके बाद लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, लंबी दाढ़ी से चेहरा लंबा लगे और लंबे चेहरे के बाद एक बड़ा सा क्राउन पहनना शुरू कर दिया, गद्दी पर बैठना शुरू कर दिया और अपने आप के साथ में कुछ कंडीशन या कुछ बदलाव किए। बदलाव क्या किए, चेहरे पर हमेशा सीरियस लुक लेकर आया, वाइन छोड़ दी, नाच गाना हंसी मजाक एक तरीके से सब बंद कर दिया। एक सिंपल सी चीज सभा में डिस्कस होगी केवल सीरियस मैटर्स को। उसने लोगों को रिएक्शन देना बंद कर दिया, अपने इमोशन दिखाना बंद कर दिया। उसने खुद को एक सेल्फ एक तरीके से होता ना कंबाइंड एक बंद व्यक्ति बना दिया। कोई जान नहीं सकता था कि बलबन के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने काफी सारे बॉडीगार्ड अपॉइंट किए, अपॉइंट करने के बाद उनको एक तरीके से नग्न तलवार दी। मयान नहीं थी उस तलवार में, नग्न तलवार थी जो हमेशा चमकती रहती थी और राजा के एक ऑर्डर पर वो किसी की भी गर्दन काटने को तैयार होते थे हमेशा। उसके बाद उसने दूसरा एक और सिस्टम चलाया सिजदा का, सिजदा के अलावा पैबोज का। सिजदा और पैबोज मतलब जैसे नॉर्मल व्यक्ति इस्लाम के अंदर ईश्वर की पूजा अर्चना या जो भी नमाज पढ़ता है तो वो सर झुकाकर उनको सजदा करता है। पैबोज यानी पैरों को, फीट को किस करना। ये दो फैसिलिटीज बलबन ने चलाई ताकि लोगों को झुकने की आदत पड़े बलबन के सामने और लोगों को यह पता चले कि बलबन इज द मेन बॉस, असली राजा बलबन है और कोई नहीं है। जैसे कि पीना, जोक्स, हंसी मजाक, मुस्कुराना, ये सब उसने बंद करवा दिया। उसने इवन दैट शराब हो गया, हंसी मजाक हो गया, खुशियां मनाना हो गया, दरबार में सब बंद कर दिया। और जो मैंने बताया कि लॉ बोर्न पर्सन थे उनको अपने रूल से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से निकालना शुरू कर दिया और अपने लोगों को, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वहां पर अपने लोगों को फिट करना शुरू कर दिया। अब अपने लोगों को फिट करने का बेनिफिट क्या है? अपने लोगों को फिट करने का मतलब यह था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे रिबेल होगा, चाहे उसके खिलाफ बुराई होगी, तो उन सब की जासूसी कौन करेंगे? उसके अपने लोग करेंगे। जहां पर उसकी बात ना मानी जाए तो वो अपने लोगों को भी पनिश करेगा कि तुम्हें अच्छी पोस्ट देने के बाद भी तुम मेरे अनुसार काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर काफी सारे राइट स्टेप्स लिए, जिससे क्या हुआ, लोगों में इवन दैट नोबल्स के अंदर भी डर पैदा होने लग गया और डर के साथ साथ उनके दिल में एक हेट यानी हेटर्ड, नफरत की भावना क्रिएट हो गई। अब नफरत की भावना क्रिएट हुई तो जाहिर सी बात है कि नोबल्स के अंदर एक कंडीशन और लगा दी कि दो नोबल्स आपस में बात नहीं करेंगे, सभा सम्मेलन नहीं करेंगे, अलाउड नहीं है।
अब जैसे ही उसने ऐसा किया, नोबेल्स अलग अलग होने लगे, नफरत बढ़ने लगी नोबेल्स के दिल में कि भाई ये तो हमें ही कंट्रोल करने लग गया। और किया कंट्रोल नोबेल्स को, कैसे? डिस्ट्रक्शन करके। क्योंकि 40 जो थे वो टर्किश नोबेल्स थे जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए रखे गए थे ताकि एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो। और ये जो नोबेल्स होता था, बनाया किसको जाता था? जो एक्सट्रीम लॉयल व्यक्ति हो और टैलेंटेड व्यक्ति हो। टैलेंटेड होगा उसको नोबेल बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे नोबेल जो थे अनलिमिटेड पावर्स को यूज करने लगे क्योंकि राजा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब बलबन कहता है कि जब मैं ओवर कंसीडर कर रहा हूं अपने रूल को, तो मुझे नोबेल्स की जरूरत ही नहीं है, मैं अपना काम देखूंगा। सुल्तान हो सकता है अतीत में पपेट रहा हो, एक कठपुतली रहा हो, लेकिन अब मैं डेस्पोटिज्म की पॉलिसी के अंदर सारी चीजें खुद देखूंगा और नोबेल्स मेरे अनुसार चलेंगे, मैं नोबेल्स के अनुसार नहीं चलूंगा। तो उसने क्या किया? उसने प्लानिंग किया। बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने प्लानिंग किया कि कैसे कंट्रोल करना है इन 40 नोबेल्स को। इसलिए उसने जूनियर टर्क्स थे, जूनियर यानी नोबेल से नीचे वाली पोस्ट थी, उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन देनी शुरू कर दी। और उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन देने के बाद अपना कंट्रोल उन पर बना लिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल था कि छोटी छोटी बातों पर, जो खासकर 40 के सदस्य यानी 39 नोबेल्स थे या नोबेल्स का ग्रुप था, उनमें कोई भी व्यक्ति छोटी सी गलती करता उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती, और इतनी पनिशमेंट दी जाती जनता के सामने ताकि जनता भी डरे कि अगर गलत करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरा, जनता के अलावा राज्य में भी, बाकी नोबेल्स में भी क्या हो जाए? खौफ हो जाए। कहते हैं ना कि 40 चोरों को पकड़ने से अच्छा है एक चोर को पकड़ के इतना पनिश कर दो, इतना पनिश कर दो कि 39 लोग जो हों वो घबरा कर बैठ जाएं। क्राइम करने से पहले सांसें फूले कि क्या हो रहा है। यही चीज जानने के लिए बलबन सिंपल यही करता था। तो हुआ क्या? धीरे धीरे कुछ नोबेल्स जो थे विरोध की भावना में आए। जैसे सबसे पहला था मिस्टर मलिक बक। इनको रोड पर बेत लगवाए गए। बेत होता है ना, एक पिलर से यूं बांध दिया जाता है दोनों हाथों पे और पीछे से बेत मारते हैं। बेत यानी हंटर मारे जाते हैं। तो यहां पर एक मलिक बगवत था, गवर्नर था बदायूं का, 40 का सदस्य था। इसे पब्लिकली पीटा गया उसके द्वारा। पब्लिकली क्यों पीटा गया? क्योंकि यह ताकत के नशे में इतना ज्यादा एक मशरूक था कि इसने अपने ही बंदे को, अपने नौकर को गुस्से में मार डाला था। गुस्से में मार डाला। अब बलबन कहता है किस बात पे मारा? कोई रीजन नहीं था। किसने अधिकार दिया तुम्हें मारने का? अधिकार केवल मेरे पास है, इसकी पनिशमेंट मिलेगी। चाहता माफ कर सकता था नोबेल से, लेकिन क्यों माफ करना था? उसे दिखाना था कि तुमसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं, तखत से ऊपर, ताज से ऊपर कोई नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा। इसीलिए क्या किया? पिटवाया, और बहुत बुरी तरीके से पिटवाया। इसके बाद जो दूसरा बंदा आया, कौन आया? हैबत खान। हैबत खान भी जो नोबेल्स की सदस्य था, अवध का गवर्नर था, उसको भी क्या हुआ? उसने भी शराब पीकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। हुआ क्या? बदले में 500 कोड़े मारने की सजा मिली। बंदे ने 500 कोड़े खाने से पहले एक महिला को माफी मांगी, 20,000 टंकाज यानी पैसा दिया और खुद को माफ करा, माफी मंगवाई। इससे क्या हुआ? उसका गुरूर तोड़ दिया। इस तरीके से गुरूर तोड़ दिया कि दोबारा से वो सामने ना आए। वो इतना ज्यादा बेइज्जत हो गया कि उसने मरने तक घर से बाहर नहीं निकला। ये देखिए दोस्तों, एक पिलर है, ये पिलर, यहां पर ये एक नोबेल को ऐसे बांध रखा है। ये व्यक्ति उस पर हंटर से, बेत से उसकी कमर पर बेत मारेगा। सपोज कीजिए 500 बेत मारते, 500 में तो वो नोबेल मर जाता। इससे अच्छा माफी मांगी और माफी मांग करके शर्म से खुद ही मर गया। ऐसे ही आमिर खान, ये कोई आमिर खान वो फिल्म वाला नहीं है, ये गवर्नर था। कहां का? अवध का। इसको रोड पर, शहर के बीचों बीच, क्योंकि रूल ढंग से नहीं कर पा रहा था, जो बोले वो नहीं कर पा रहा था, इसको भी क्या किया? इसको विरोध में इसको भेजा गया आमिर खान को कि भाई रिबेलियंस हैं, जाकर विरोध कर रहे हैं, तुम्हें इसे दबाना है। अब राजा कहता है कि तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम सक्षम हो, और तुम रिबेल दबाने की जगह उल्टा मेरे पास आकर कंप्लेन कर रहे हो कि नहीं दबा पा रहा है, तो तुम फेलियर हो, मार दो।
ऐसा क्या हुआ कि भाई बंदे को कह दिया कि तू लड़कर आएगा, या तो मरेगा या वहीं पर काम जीत कर आएगा, वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं था। ये वापस आया, मार दिया बंगाल के अंदर। फिर ऐसे ही एक शेर खान नाम का व्यक्ति था, ये भी 40s का था, बहुत ज्यादा जलता था, लेकिन इसे भी जहर देके निपटा दिया। मतलब ऐसे सभी लोगों को धीरे धीरे दबाया जाने लगा। अब जब दबाया जाने लगा तो असलियत में नोबेल्स जब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगी ना, तो नोबेल्स बुरी तरह से डर गए, हाथ कांपने लगे। नोबेल्स आपस में बातें करना बंद कर चुके थे। उनके दिमाग में एक बात थी कि कुछ बोले और पकड़े गए तो पता चला मारे जाएंगे, इससे अच्छा क्या है, चुप रहो, जीवन जियो, जैसा राजा कहता है करते जाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा खौफ बिठा दिया नोबेल्स के दिमाग में। हुआ क्या कि नोबेल्स वाली जो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। अब दिमाग में एक बात थी राजा बलबन के कि क्यों ना पूरी तरीके से सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा कंट्रोल हो। इसीलिए उसने जासूसी प्रथा चलाई। उसने हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, चाहे रिपोर्टर्स हो, न्यूज राइटर्स हो, या कहीं भी कुछ भी नया काम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, वहां पर अपने जासूस बिठा दिए। जासूस वे व्यक्ति थे जो राजा के बहुत ज्यादा करीबी थे, ईमानदार थे। अब राजा के बहुत ज्यादा करीबी थे, ईमानदार थे, इसीलिए इन्हें उस पोस्ट पर बिठाया गया। लेकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बिठाया गया था। अगर इंफॉर्मेशन देने में ये किसी भी तरीके से नाकामयाब रहते थे तो इनको भी वही सजा मिलती थी जो सजा बाकी लोगों को मिलती थी फेलियर के नाम पर। इसी वजह से एक न्यूज रिपोर्टर था जो बदायूं का था, उसे शहर के बीचों बीच फांसी दे दी गई, क्योंकि राजा का कहा नहीं मान पाया। मलिक के बारे में, जिसको सबसे पहले मारा गया था, पीटा गया था, उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाया, इसलिए उसे भी सजा दी गई, फांसी की सजा दी गई। धीरे धीरे राजा बलबन का जो रूल था बहुत जबरदस्त हो गया। जो अच्छा काम करता था उसे इनाम मिलता था, और जो राजा के खिलाफ जाने की कोशिश करता था या राजा को गलत इंफॉर्मेशन भी मिल जाती थी, उसको साफ कर दिया जाता था। इंटरनल रिबल्स को बुरी तरीके से कुचल दिया था बलबन ने। बलबन से पहले कोई भी राजा इतना स्ट्रांग नहीं आया था जिसने इंटरनल रिबेल्स को खत्म किया। अब लॉ मेंटेन हो गया, धीरे धीरे अंदर के सारे विरोध खत्म हो गए। विरोध खत्म होने के बाद में बलबन के नोबेल्स लाइन पर आ गए। पूरा बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल में आ गया। पपेट वाली कहानी खत्म हो गई, नोबेल्स सब डाउन आ गए। अब कहानी आती है कि अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए। बलबन ने अपनी आर्मी को और स्ट्रांग बनाने के लिए, आर्मी को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करी। डेस्पोटिक गवर्नमेंट थी, सिंपल सी बात, वही वाली पॉलिसी थी कि काम करोगे इनाम मिलेगा, नहीं करोगे मौत मिलेगी। तो ऐसे में सब जो लोग थे वो सिंपल सीधे रास्ते पर आ गए। इमादुल मलुक एक को विजिलेंट ऑफिसर बनाया, एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जो मिनिस्ट्री के अंदर वॉर का मिनिस्टर था। सब चीजें इसके हाथ में थी, सारे फाइनेंशियल कंट्रोल वजीर के हाथ में दिए गए, तो और उनके बारे में सारी जानकारियां खुद बलबन लेता रहा। अब वजीर जो था एंजॉय करता था क्योंकि राजा के कॉन्फिडेंस में था, लेकिन वजीर पर भी पूरा का पूरा कंट्रोल किसका था? राजा का था, कि वजीर उड़ान नहीं भर सकता, भरते ही उसके दिमाग में भी डर था मारा जाएगा। अब जो था सबसे बड़ी बात थी कि अपनी ताकत के साथ अपना पैसा जो है इकट्ठा करे। तो लैंड जो किसी टाइम पीरियड में मिलिट्री आर्मी के ऑफिसर्स को दिए गए थे, वो लोग क्या करते थे, उनकी बीवियां जो थी, विधवा होती थी, वो उन लैंड को एंजॉय करते थे। राजा ने वो सब वापस ले लिया और कहा तुम्हें केवल पेंशन मिलेगी, केवल पेंशन मिलेगी, किसी को भी पेंशन के अलावा जमीन नहीं मिलेगी। और जो जमीन है, जिसके पास काम करने की जमीन है, काम करो, उसके बदले में अगर तुम किसी भी तरीके का पैसा वसूल कर रहे हो, किराया वसूल कर रहे हो, या किसी भी प्रकार का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो वो केवल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, तुम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाओगे। इससे क्या हुआ? बहुत सारे लोग चिढ़े, लेकिन आर्मी के अंदर और ज्यादा एक सबसे बड़ी चीज क्या आई? आर्मी के अंदर एक बात पता चली कि इस समय सबसे बड़ा औहदा ही आर्मी का रह गया, बाकी सबको धीरे धीरे काट दिया गया, कम कर दिया गया। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बड़ी, एफिशिएंसी, उसने ज्यादा मिलिट्री नहीं बढ़ाई, मिलिट्री की एफिशिएंसी बढ़ाई। उसने इंटरनल और रिबेलियन को जितना भी था कुचलने के बाद में बुरी तरीके से कुचला और अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बनाकर दिखाया।
अब आ जाते हैं वो रिबेलियंस जो रिबेल हुए। देखो इनके टाइम पीरियड में मंगोल्स से ज्यादा दिल्ली सल्तनत में अंदर के नॉबल्स जो थे वो कहानी क्रिएट कर रहे थे। छोटे मोटे रजवाड़े जो थे वो बलबन से अलग होने की कोशिश कर रहे थे, या बलबन जिसको राज्य को जीत कर, या ऑलरेडी जिन राजाओं ने जीत रखा था उन राजाओं के जीते हुए राज्य पर गवर्नर बना दिया जाते थे। लेकिन वो भी क्या थे, वो गर्दन उठाने की तैयारी में थे, बलबन का विरोध करने की तैयारी में थे। ऐसे में बहुत सारे विरोधों को कुचलना सबसे ज्यादा जरूरी था। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे घुड़सवार पर आर्मी मारने लग रही है उन लोगों को जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं सरकार के खिलाफ। अब इनको बुरी तरीके से दबाना जरूरी था। अब इनको बुरी तरीके से दबाने के लिए सरकार ने बहुत डेंजरस स्टेप्स उठाए, और जो भी लूटपाट के इरादे से या एक सरकार के खिलाफ जाते थे उनको समाप्त करना शुरू कर दिया। उसने जंगलों को साफ किया, दिल्ली को चारों तरफ से बड़ी बड़ी इमारतों से घेर लिया ताकि जितने भी मेवातीज हैं, वो मेवातीज या फिर सरकार के खिलाफ चलने वाले हैं, वो ज्यादा उछाल ना मारे। उनको एक तरीके से समाप्त किया, उनको बुरी तरीके से नरसंहार करते चले गए। नरसंहार किया, दिल्ली को कवर कर लिया चारों तरफ से सोल्जर से। जितने भी चीफ थे जो भी दिल्ली सल्तनत को पलटना चाह रहे थे उनको बुरी तरीके से बिल्कुल खत्म कर दिया। ऐसा ही आखिर एक जो रिबेल था वो रिबेल इधर हुआ किस चीज का, कटिहार का। कटिहार रिवोल्ट करते हैं बलबन के खिलाफ। अब अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद घरों में क्या करते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोल्जर्स क्या करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं, मार देते हैं। उनके जितनी भी मेल पॉपुलेशन होती है उनको वाइप आउट कर दिया जाता है, उनके बच्चों तक को मार दिया जाता है। जो बच जाते हैं उनको स्लेव्स बना दिया जाता है। इतनी बुरी तरह बलबन ने उनको कुचला था कि उनके वंशजों के अंदर दोबारा कोई वंशज नहीं बन सकता। आगे का रिबेलियन अब आ जाता है। रिबेल जो था ये आखिरी रिबेल था जिसके अंदर बलबन की शक्ति जो थी कमजोर होती चली गई, बलबन के बच्चे मरने लगे। युद्ध के अंदर बार बार युद्ध हो रहे थे, बच्चों के जो पहले गवर्नर थे या नॉबल्स बना रखे थे वो एफिशिएंट थे। बलबन ने अपने बच्चों को लगाया तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि बलबन का बेटा मारा गया। इस गम के अंदर बलबन भी कहते हैं कि धीरे धीरे प्राणों को त्यागने लगा। अब बंगाल के अंदर क्या था कि बंगाल दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। तुगरिल खान जो था सबसे ज्यादा बहादुर, एक महत्वाकांक्षी एम्बिशियस सुल्तान का एक वो था, स्लेव था। तुगरिल खान ने क्या किया, बलबन के कहने पर जो बलबन कहता था करता था। 1279 के अंदर बंगाल का इन्हें क्या बना दिया गया, एक तरीके से हेड बना दिया गया, रूल चलाने का इनके पास अधिकार मिल गया। इसने बंगाल को इंडिपेंडेंस कर दिया और बलबन को धोखा दे दिया। सीधा कहा कि भाई बलबन अब मेरे आगे कुछ नहीं है, सब मैं ही चलाऊंगा। और इसी की तारीफ की जाती है कि मंगोल इन्वेजन के अंदर तुगरिल खान सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। जितने भी मंगोलों का एक तरीके से अटैक होता था तुगरिल खान के पास आता था और तुगरिल खान उनको जीत लेता था। अब उसके बाद में तुगरिल खान के दिमाग में एक बात थी कि अगर बलबन का मेन ताकतवर कैंडिडेट मैं हूं और मैं ही हट गया तो बलबन कमजोर पड़ जाएगा, क्यों ना मैं अपना राज्य अपना लूं। चलो जी ठीक है, अपनाने की बात आई, लेकिन बलबन जो था आसानी से माफ करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने सबसे पहले क्या भेजा, आमिन खान को भेजा कि जाओ भाई तुगरिल खान से लड़ाई कर आओ। तुगरिल खान हरा देता है। तुगरिल खान हरा देता है तो दोबारा गुस्सा आता है। तुगरिल खान जो होता है दूसरे अफसर को भेजता है जिसका नाम बहादुर होता है। तुगरिल खान इसको भी मारकर भेज देता है। अब अच्छी बात यह कि जो हार कर आते हैं ये बलबन उनको मारता जाता है। फाइनली बलबन को लगता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तुगरिल खान से मुझे खुद ही लड़ने जाना पड़ेगा। अब राजा खुद उठकर आएगा तो सारी की सारी पावर इकट्ठी करके लाएगा और बलबन की पावर कमजोर पड़ जाएगी। ये तुगरिल खान को, बलबन की पावर जो थी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि तुगरिल खान की आर्मी कम पड़ जाएगी। यह बात जैसे ही पता चली तुगरिल खान भाग गया। तुगरिल खान को भागाने के बाद उसे पकड़ा गया और फाइनली उसको भी मार दिया गया। किसी भी तरीके का कोई भी विरोध छोड़ना ही नहीं था, इसीलिए मारता चला गया। बाद में बंगाल के उस वाले हिस्से पर इसने अपने बेटे को उसका गवर्नर बना दिया और वापस दिल्ली आ गया। यानी कि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा और अपना वापस आ गया। अब फिर से क्या हुआ, मंगोलों का इन्वेजन हुआ। यहां पर बार बार इन्वेजन हो रहे थे, लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के अंदर हर बार जो था बुगरा खान जो था वो आगे जाता था। बुगरा खान आगे जाता था, लड़ाई लड़ता था बहादुरी के साथ में, लेकिन बहुत ताकतवर रूल होने के बाद भी बुगरा खान जो था ज्यादा लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ पाया। उसने फोर्ट तो बना लिए, अपने आप को ताकतवर बना लिया, अफगान सोल्जर्स से अपने आप को तैयार कर लिया,
शेर खान जो उसका स्ट्रॉन्गर वॉरियर था, आर्मी का कमांडर था, वो लड़ाई भी लड़ता था मंगोल्स के साथ में और जीतता भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 1270 में शेर खान की डेथ हो जाती है। शेर खान की डेथ हो जाती है, फिर उसका चार्ज वो अपने एक्सपीरियंस्ड आमिर्स को देता है जो फ्रंटियर्स के अंदर लड़ने में ताकतवर होते हैं। लेकिन मंगोल्स इस बार जो थे पूरी ताकत के साथ आए थे। मंगोल जितनी ताकत के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मंगोल की तो आर्मी वैसे भी लगभग आधे विश्व को कंट्रोल कर चुकी थी, पावरफुल थी, उनको पैसा नहीं चाहिए होता था। ये घुसते थे, मारते थे, काटते थे और आगे बढ़ते चले जाते थे, बर्बाद कर देते थे। तो इसमें जितने भी आमिर से फेल हो जाते हैं। अब फेल होने की वजह से मंगोल आगे बढ़ रहे थे। अब राजा के पास, बलबन के पास अपने बंदे कम पड़ने लग गए। उसने क्या किया, अपने सबसे बड़े बेटे को प्रिंस मोहम्मद खान को लड़ने भेजा और बाद में प्रोविंस जो था बुगरा खान के कंट्रोल में छोड़ दिया। प्रिंस मोहम्मद जो थे मंगोल इन्वेजन में 2 बार कामयाब हुए, 2 बार 1285 तक, लेकिन बार बार उनका लड़ाई और इनको रिकवर होने का मौका नहीं मिल रहा था। तो तीसरी बार में प्रिंस मोहम्मद लड़ाई के दौरान बैटलफील्ड में मारा जाता है। कहा जाता है कि 1286 के अंदर, 1286 में जब बलबन के सामने पता चला कि उसका बेटा प्रिंस मोहम्मद खान मार दिया गया है, उसने रोया नहीं, किसी के सामने अपने इमोशन नहीं दिखाया। उसने ये नहीं दिखाना था कि वो कमजोर पड़ रहा है, कमजोर वो पड़ रहा था लेकिन बताया नहीं। अंत उसका बहुत कमजोरी के साथ था। धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेटेस्ट शॉक था बलबन के लिए, लेकिन उसने हालांकि लाहौर को मंगोलों से फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया और प्रिंस मोहम्मद खान जो उसका फेवरेट बेटा था वो मंगोलों की भेंट चढ़ गया। अब इस सदमे से बलबन जो है धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। फाइनली उसने बुगरा खान को बुला करके लगभग सारा कार्यकाल उसको दे दिया और उसकी डेथ हो जाती है 1287 के अंदर। 80 साल की उम्र में डेथ होती है। डेप्यूटी सुल्तान 20 साल 1266 तक और 1266 से 1287 तक 20 साल, लगभग 21 साल जो है बहुत जबरदस्त तरीके से रूल चलाता है। लेकिन ये रूल उसका ऐसा नहीं होता कि वो शांति से एंजॉय करते हुए बिताए। ये रूल ऐसा था जो कांटों की शैया थी और लेट लेट कर जाना था और मुश्किल था उसके लिए। खैर, अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो बलबन ने बेशक अपना जीवन कैसे भी जिया, लेकिन एक सफिशिएंट सुल्तान बनकर उसने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया। उसने सबसे पहली बार जो थ्योरी ऑफ किंगशिप थी उसे प्राप्त किया। कोर्ट की, तख्त ताज की सारी क्षमता थी वापस ले ली। अगर बलबन उस समय में फेल हो जाता तो किसी भी परिस्थिति में बलबन के फेल होने के बाद नोबल्स की शक्ति को कोई रोक नहीं पाता और अकेला एक ऐसा सफिशिएंट लीडर था जिसे बलबन पहला मुस्लिम लीडर या इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति जिसने पूरी तरीके से आंतरिक रिवोल्ट्स को खत्म किया, रिवोल्ट्स को खत्म करने के बाद पूरी शक्ति को वापस प्राप्त किया। तो यहीं पर इस नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।